सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदू विधि के बारे में। हिंदू विधि के बारे में हम जो जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है विवाह। विवाह कैसे होता है और हिंदू विधि के अनुसार विवाह कैसे है, विवाह विच्छेद क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो 1955 में जब हिंदू विवाह अधिनियम बना, उससे पहले के समय की स्थितियां क्या थी भाई? ठीक है, तो 1955 में बना क्या? हिंदू विधि भाई, हिंदू विवाह अधिनियम भाई। ठीक है, तो हिंदू विवाह अधिनियम कब बना प्रश्न पूछा जा सकता है सीधा, तो 1955 में भाई। ठीक है, तो 1955 में बना। तो उससे पहले शादी कैसे होती थी, तलाक कैसे होते थे, उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं भाई। तलाक की कमी भाई। पुराने समय में हिंदू धर्म में शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था भाई। ठीक है, तो पहले क्या मानते थे? जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था। ठीक है, इसीलिए आमतौर पर तलाक यानी कि विवाह विच्छेदन, विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी भाई। तो 1955 से पहले शादी में, हिंदू विधि में, हिंदू धर्म में जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था किसको? शादी को। और विवाह विच्छेद यानी कि जो तलाक जो होता है उसकी व्यवस्था नहीं थी भाई। ठीक है, 1955 से पहले भाई। अगर तलाक होता भी था तो वह सिर्फ कुछ पुरानी रूढ़ियों, ठीक है, यानी कि पुरानी परंपराओं के आधार पर ही संभव था भाई। ठीक है, बात नंबर 2, शुरुआती सुधार यानी कि प्रयास में। कानूनी रूप से तलाक को मान्यता देने की शुरुआत अचानक नहीं हुई है, ये तो सीधी बात है, कोई भी कानून अचानक तो बनता ही नहीं। सबसे पहले बड़ौदा रियासत, ध्यान रखना भाई, कहां से तलाक की शुरुआत हुई वहां पर हम पहुंच गए हैं और वहां से चर्चा करते हैं। बड़ौदा रियासत भाई, बड़ौदा रियासत ने 1930 में अपने यहाँ कानून बदलकर तलाक की कानूनी मान्यता दी थी। 1930 में बड़ौदा रियासत ने सबसे पहले तलाक को क्या दी थी? कानूनी मान्यता दी थी भाई। ठीक है भाई, यहां से तलाक की शुरुआत हो गई भाई। ठीक है, अलग अलग राज्यों में बदलाव, धीरे धीरे अलग अलग प्रांतों ने अपने स्तर पर कानून बदले भाई। ठीक है, क्या हुआ? तो 1930 में तलाक की शुरुआत हो गई बड़ौदा रियासत से भाई। ठीक है, 1946 में बंबई प्रांत ने 2 शादियां करने की प्रथा को खत्म किया और तलाक कानून बनाया भाई। तो 1946 में पहले बड़ौदा रियासत और फिर बंबई प्रांत ने 2 शादी जो करने वाली जो प्रथा थी उसको खत्म कर दिया और तलाक का कानून बनाया। ठीक भाई, 1949 मद्रास प्रांत ने इसमें सुधार किए भाई। 1952 सौराष्ट्र ने भी अपने यहाँ बदलाव किए। ठीक है, हिंदू शादी में भाई, हिंदू विवाह में भाई। अन्य रियासतें जैसे ट्रावनकोर और कोचीन जैसी जगहों पर तो आम जगहों पर तो और भी पहले से ही आपसी सहमति से तलाक के नियम मौजूद थे भाई। ठीक है, तो यानी कि 1955 से पहले जो शुरुआत हुई, सबसे बड़े बड़ौदा जो रियासत थी उसने शुरुआत की थी तलाक की भाई। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता, आगे चर्चा करते हैं। 1955 से पहले पूरे भारत के लिए कोई एक केंद्रीय कानून नहीं था। ठीक है भाई, अलग अलग राज्य और रियासतों ने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग कानून बनाए भाई। ठीक है, जिसमें पति पत्नी की आपसी सहमति या रूढ़ियां यानी कि परंपराओं के आधार पर तलाक की इजाजत दी गई थी। 1955 का एक्ट आने के बाद ही पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू हुआ भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रारूप कैसा है भाई। प्रारूप जैसे हिंदू विधि 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पूर्व
विवाह विच्छेद की स्थिति क्या थी, यानी कि रूढ़ियों से कानून की ओर, ठीक है, यानी कि परंपराओं से कानून और। तो तलाक की व्यवस्था 1930 में पहले बड़ौदा रियासत प्रथम कानूनी प्रयत्न किया था। 1949 में मद्रास सुधार और सौराष्ट्र इसी बाती सुधार भाई, ठीक है, रूढ़ी से कानून की ओर भाई, ठीक है। हमने देखा जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता था, तलाक की सामान्य कमी केवल कुछ रूढ़ियों पर आधारित थी भाई, ठीक है। सबसे पहले बड़ौदा रियासत, फिर द्वितीय विवाह क्या कर दिया, निषेध कर दिया मुंबई में, और मद्रास यानी कि प्रांतीय सुधार भाई, ठीक है। और फिर आपसी सहमति परस्पर अनुमति द्वारा विवाह विच्छेद मान्यता भाई, किसमें, ट्रावणकोर और कोच्चिन में। 1955 के बाद पूरे देश के लिए एक समान कानून क्या होगा भाई, बन गया भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं कैसे तलाक की शुरुआत हुई, हमने देख लिया भाई। अब बात करते हैं उससे आगे की भाई। जब पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं या रिश्ता खराब हो जाता है तो कानून उन्हें कुछ रास्ते देता है भाई, ठीक है। अगर दोनों में झगड़ा हो गया, रिश्ता खराब हो गया, तो कानून उन्हें क्या देगा, कुछ रास्ते देगा जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इन्हीं रास्तों को क्या कहते हैं भाई, वैवाहिक अनुतोष कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि वैवाहिक अनुतोष क्या है, तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, झगड़े होने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो कानून उन्हें कुछ रास्ते देता है जिससे अपनी समस्याओं का वो समाधान कर सके भाई दोनों। और इन्हीं रास्तों को क्या कहते हैं भाई, वैवाहिक अनुतोष कहा जाता है भाई, ठीक है। आइए अब अनुतोषों के बारे में बात करते हैं भाई। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत 4 मुख्य रास्ते दिए गए हैं भाई, ठीक है। अगर झगड़ा हो गया तो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं, आप कैसे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आइए पहली बात देखते हैं, विवाह की अकृतता भाई, ठीक है। इसका मतलब है कि कानून की नजर में ऐसी शादी का कोई वजूद नहीं होता था भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं विवाह की अकृतता, यानी कि इसका मतलब है कि कानून की नजर में ऐसी शादी का कोई वजूद नहीं होता था। जैसे अगर शादी करते समय किसी जरूरी कानूनी नियम का उल्लंघन हुआ हो, उदाहरण देखते हैं, किसी की पहले से शादी हो या वे आपस में भाई बहन हो, तो कोर्ट उस शादी को क्या मानेगा, वैध नहीं मानेगा, उसको शून्य मानेगा, शून्य घोषित किया जाएगा भाई शादी को, ठीक है। तो 4 रास्ते दिए गए। अगर विवाह की अकृतता, अगर शादी जो हुई है वो पहले ही कानून के नियमों का उल्लंघन कर रही हो, तो शादी पहले ही वो क्या है, शून्य है भाई, ठीक है। जैसे या तो आपसी भाई बहन हो, तो भाई बहन की शादी, जो संपीड़न जो रिश्तेदार हैं उनके साथ शादी नहीं होगी, ठीक है। या उसकी पहले से शादी हो गई हो, या तो महिला की हुई हो या पुरुष की पहले से कोई उनका पति या पत्नी हो गई, ठीक है, तो भी शादी शून्य मानी जाएगी। बात नंबर 2, न्यायिक पृथक्करण, इसमें शादी खत्म नहीं होती भाई, ठीक है, लेकिन पति पत्नी को कोर्ट द्वारा एक दूसरे से अलग रहने की कानूनी अनुमति मिल जाती है भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं न्यायिक पृथक्करण, ठीक है। तो झगड़ा होगा तो दूसरा रास्ता ये है कि आप न्यायिक पृथक्करण के द्वारा अलग हो सकते हैं। यह एक तरह का क्या है, ब्रेक है भाई, ताकि दोनों शांत दिमाग से सोच सके कि उन्हें साथ रहना है या रिश्ता खत्म करना है, ठीक है भाई। 2 रास्ते देख लिए हमने। तीसरा रास्ता भाई विवाह विच्छेद का, ठीक है। यह सबसे आखिरी रास्ता बताया जाता है भाई विवाह विच्छेद का, जहां कोर्ट शादी को कानूनी रूप से पूरी तरह खत्म कर देता है भाई। यहाँ पे क्या होगा, विवाह विच्छेद में कोर्ट जो है कानूनी रूप से शादी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। इसके बाद दोनों व्यक्ति एक दूसरे के पति पत्नी नहीं रहते और दोबारा शादी करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, वो शादी कर सकते हैं भाई किसी से भी दोबारा, ठीक है। तो ये आखिरी रास्ता होता है। चौथा रास्ता बताया कौन सा, अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो चौथा रास्ता आपके पास क्या है, वो दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन भाई। अगर पति या पत्नी में कोई बिना किसी वाजिब वजह के एक दूसरे को छोड़कर अलग रह रहा है, तो पीड़ित साथी कोर्ट जा सकता है, ठीक है।
कोर्ट उन्हें साथ रहने का आदेश दे सकता है कि बिना वजह मेरे से दूर क्यों रह रहा है, ताकि परिवार को टूटने से बचाया जा सके भाई। तो यह दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, यानी कि फिर से दाम्पत्य अधिकार स्थापित हो सके भाई। तो आपके पास ये 4 रास्ते हैं, ठीक है। अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो रिश्ते खराब नहीं हो और समस्याओं का समाधान हो सके, इन्हें ही वैवाहिक अनुतोष कहते हैं। और ये आपके पास 4 अनुतोष बताए गए हैं भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। एक खास बात जो आपको 1955 का एक्ट आने से पहले भारत के अलग अलग इलाकों में कुछ पुरानी परंपराएं या पुराने कानून चलते थे, ठीक है, जिनके तहत तलाक लिया जाता था। तो 1955 से पहले तो अलग अलग कानून चलते थे जिनके तहत क्या होता था, तलाक होता था। कानून कहता कि आज भी यदि कोई पुरानी रीति रिवाजों से तलाक लेता है तो उसे कानूनी मान्यता दी जाएगी भाई, ये पॉइंट ध्यान रखना भाई, ठीक है। ये 4 तरीके जिससे कोर्ट परिवार या पति पत्नी के विवादों में दखल देकर कोई समाधान निकालता है। तो ये 4 तरीके हैं जिनसे क्या समाधान निकलता है अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो, ठीक है। फोटो देखते हैं इनकी। विवाह की अकृतता भाई, यानी कि कानून की नजर में शादी का कोई वजूद ही नहीं है, यानी कि पूर्व विवाह कर रखा है या भाई बहन है दोनों, तो शादी क्या है, शून्य है भाई। न्यायिक पृथक्करण, शादी खत्म नहीं होती लेकिन कोर्ट से अलग रहने की अनुमति मिल जाती है, एक ब्रेक सा लग जाता है शादी में भाई, ठीक है। विवाह विच्छेद भाई, पूरी तरह से फ्री हो गए भाई, शादी पूरी तरह से खत्म हो गई, दोबारा शादी के लिए स्वतंत्र है भाई। बात नंबर 4, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन भाई, ठीक है, यानी कि बिना वजह अलग रहने पर कोर्ट का साथ रहने का आदेश भाई, घर बचाने का प्रयास भाई। 1955 से पहले की परंपराएं, पुराने कानून यानी कि रूढ़ी आज भी मान्य है, ये बात ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं भाई, आगे हम एक केस देखते हैं, केस के बारे में चर्चा करते हैं। विलायत राज बनाम सुनीला, विलायत राज बनाम सुनीला का केस था। मुख्य सवाल यह था कि क्या तलाक की अर्जी लगाने के लिए पति पत्नी का उस समय हिंदू होना जरूरी है। पॉइंट ये आ गया, विलायत राज बनाम सुनीला का केस था, इसमें ये बात आई क्या तलाक की अर्जी लगाने के लिए पति पत्नी का हिंदू होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि वैवाहिक अनुतोष की अर्जी लगाने के लिए जोड़ों का पति पत्नी का हिंदू होना जरूरी है, ये पॉइंट था भाई इस केस में। तो अब सवाल क्या था, मान लीजिए कि हिंदू रीति रिवाज से हुई है भाई, यानी कि एक शादी जो है हिंदू रीति रिवाज से हुई है, लेकिन बाद में उनमें से कोई एक या दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, ठीक है भाई, यानी अब वह कानूनी रूप से हिंदू नहीं रहे, ठीक है भाई। तो क्या अब वे हिंदू कानून, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कोर्ट में तलाक या अन्य राहत के लिए अर्जी दे सकते हैं? पॉइंट तो ये है भाई, ठीक है। कोर्ट का फैसला क्या था इस मामले में? दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि हाँ वे अर्जी दे सकते हैं भाई, ध्यान रखना, चाहे वो हिंदू हो या न हो, लेकिन शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई है तो वो अर्जी दे सकते हैं। तर्क क्या दिया? कोर्ट का मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विवाह की शुरुआत कैसे हुई थी। अगर शादी हिंदू कानून के तहत हुई थी तो विवाह के बाद अगर कोई पक्ष हिंदू नहीं भी रहता तब भी वे हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ही अपने वैवाहिक अनुतोष यानी कि तलाक आदि के लिए कोर्ट जा सकते हैं। बात ध्यान रखना भाई, अगर हिंदू नहीं है तो भी क्या है, शादी तो हिंदू रीति रिवाज से हुई थी तो वो क्या कर सकते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। धर्म बदलने से शादी के समय बने अधिकारों पर असर नहीं पड़ता भाई, ध्यान रखना। ये विलायत राज बनाम सुनीला के केस में बात कही थी न्यायालय ने, यदि शादी हिंदू कानून से हुई है
तो उसे खत्म करने या उससे जुड़े अनुतोष पाने का रास्ता भी उसी कानून के तहत खुला रहेगा। भाई ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं विवाह की अकृतता। भाई विवाह की अकृतता का मतलब क्या है? भाई बहुत सरल मतलब है, कानून की नजर में ऐसी शादी का कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। भाई शादी पहले से ही क्या है, सुनने हैं, तो शादी का ही वजूद नहीं, उसको बोलते हैं विवाह की अकृतता। कानून की नजर में शादी अवैध है। ठीक है, शादी करने के लिए कानून ने कुछ नियम बनाए हैं। अगर उन नियमों को तोड़ा जाए तो वह शादी कानून के सामने टिक ही नहीं सकती, वो पहले से क्या हो जाती, शून्य हो जाती है। भाई इसी को क्या कहते हैं? भाई अकृतता कहते हैं। यहाँ जो अवबाधाएं यानी कि रुकावटों की बात की गई है कि कौन सी रुकावटें हैं जो शादी को अकृतता करती हैं, अवैध घोषित करती हैं, शून्य घोषित करती हैं, उसे आप ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? भी पूर्व अवबाधाएं, ठीक है, यानी कि पूर्ण रुकावटें कौन सी है? आइए बात करते हैं। ये वो गंभीर गलतियां हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगर ये स्थितियां मौजूद हैं तो शादी क्या है, शून्य मानी जाएगी, यानी वह शादी कभी हुई ही नहीं, ऐसा माना जाएगा। भाई ध्यान रखना। भाई उदाहरण देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने पहले से शादी कर रखी है, अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो दूसरी शादी क्या मानी जाएगी, शून्य मानी जाएगी। उसकी पहली पत्नी जीवित है तो दूसरी शादी पूर्ण अवबाधा है। भाई ठीक है, या फिर यदि दोनों पक्ष आपस में बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, ठीक है, जैसे भाई बहन हो गए, तो भी यह पूर्ण अवबाधा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक पॉइंट देखा हमने यहाँ पे, अगर किसी व्यक्ति ने पहले से शादी कर रखी है, ठीक है, तो शादी कर रखी है, अगर वो जीवित है ना, उसकी पहली पति या पत्नी जीवित है, तब वो शून्य मानी जाएगी। अगर मरे हुए 7 साल हो गए तो शादी वैध मानी जाएगी। आइए आगे बात करते हैं। वैविक अवबाधाएं क्या है? वैविक जो रुकावटें कौन सी हैं? ये वो स्थितियां हैं जहां कानून कहता है कि शादी शून्य करणीय हो सकती है। भाई ठीक है, यानी कि शादी शून्य नहीं है, शून्य करणीय हो सकती है अगर ये काम हो गए तो। इसमें शादी तब तक वैध है जब तक कि पीड़ित पक्ष खुद कोर्ट में जाकर उसे रद्द न करवा दे। यहाँ कोर्ट के पास विवेक होता है कि वह हालात को देखकर फैसला करे। उदाहरण देखते हैं, अगर शादी के समय किसी पक्ष को डरा धमकाकर या झूठा बोलकर शादी के लिए राजी किया हो, अगर झूठा बोलकर यानी डरा धमका के शादी की है तो पीड़ित पक्ष कोर्ट जाएगा और वो शादी क्या हो जाएगी, शून्यकरणीय हो जाएगी। ठीक है, शादी तो हुई है लेकिन शून्यकरणीय हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो कोर्ट नहीं जाता वो पीड़ित पक्ष, तो शादी वैलिड है। या अगर कोई पक्ष शारीरिक रूप से संबंध बनाने में असमर्थ है, ध्यान रखना भाई, शारीरिक रूप से बनाने में असमर्थ है, इसमें यानी कि नपुंसक है, इसमें पीड़ित पक्ष के पास विकल्प होता है कि वह शादी को जारी रखना चाहता है या नहीं। भाई तो इसमें पीड़ित पक्ष जो होगा उसके पास विकल्प होता है, अगर शादी जारी नहीं रखना चाहता तो कोर्ट जाओ, और रखना चाहता है तो रखे रहो। ठीक है, यही बात नीचे दी हुई है। विवाह की अकृतता कानूनी अवबाधाएं। विवाह की अकृतता का मतलब है कानून की नज़र में ऐसी शादी का कोई कानूनी वजूद ही नहीं होना चाहिए। इसे आसान भाषा में ऐसे समझे, शादी करने के लिए कानून ने कुछ नियम बनाए हैं, अगर उन नियमों को तोड़ा जाए तो शादी कानून के सामने टिक नहीं सकती। इसी को क्या कहते हैं, अकृतता कहते हैं। पूर्ण अवबाधाएं मतलब पूर्ण अवबाधाएं ये वो गंभीर गलतियां हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता। अगर ये स्थितियां मौजूद हैं तो शादी शून्य मानी जाएगी, यानी वह शादी कभी हुई ही नहीं हुई, ऐसा माना जाएगा। उदाहरण द्विविवाह, पहली पत्नी जीवित है, संपीड़न या वर्जित रिश्तेदार। ठीक है, जैसे भाई बहन के बीच शादी, तो पहले से ही क्या है, शून्य शादी है। और वैवाहिक
वैविक अववादाएं जो हैं उनके बारे में, ये वो स्थितियां हैं जहां कानून कहता है कि शादी शून्य करणीय हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? इसमें शादी तब तक वैध है जब तक कि पीड़ित पक्ष खुद कोर्ट जाकर उसे रद्द न करवा दे। ठीक है, यहाँ कोर्ट के पास विवेक होता है कि वह हालात को देखकर फैसला करे, यानी कि शादी रद्द करे या जारी रखे। ठीक है, डरा धमका कर शादी करना, झूठ बोलकर शादी करना, शारीरिक रूप से संबंध बनाने में असमर्थ हो तब शादी करना। तो अगर ये कोर्ट में जाती है तो शादी क्या होती है भाई? रद्द हो जाती है। आइए आगे बातें करते हैं। यह विवाह के शून्य और शून्यकरणीय होने के बारीक फर्क के बारे में बात करता है। शून्य विवाह तो वो जो पहले से ही क्या है, शादी योग्य है नहीं, और शून्यकरणीय वो विवाह शादी हो गई लेकिन बाद में क्या करवाया जा सकता है? शून्यकरणीय करवाया जा सकता है अगर पीड़ित पक्ष जाए तो कोर्ट में। ठीक है, शून्य विवाह कानून की नजर में यह शादी कभी हुई ही नहीं है। ठीक है, यह पूर्ण अबाधाओं का नतीजा है। ठीक है, अगर शादी करते समय कानून के किसी बहुत बड़े और अनिवार्य नियम का उल्लंघन हुआ है और संपीड़न रिश्तेदार में शादी, यानी कि संपीड़न जो रिश्तेदार है उनमें शादी हो गई, जैसे भाई बहन में, या पहले से जीवित पति पत्नी होते हुए दूसरी शादी की है, तो ऐसी शादी कानूनी रूप से शुरुआत से ही क्या मानी जाएगी? शून्य मानी जाएगी। इसमें कोर्ट से डिग्री फैसले की जरूरत नहीं होती क्योंकि यह शादी शुरू से ही गैर कानूनी है। ठीक है, और शून्यकरणीय विवाह शादी तब तक वैध है जब तक आप इसे चुनौती नहीं दे। यह वैवाहिक अवबाधाओं का नतीजा है। मतलब यहाँ गलती है लेकिन इतनी गंभीर नहीं है कि शादी अपने आप खत्म हो जाए, जैसे धोखेबाजी, जबरदस्ती या नपुंसकता। अगर ये तीनों बातें हैं तो पीड़ित, अगर इनमें से कोई भी बात जो है तो पीड़ित कहाँ पे जा सकता है? कोर्ट में जाके इसको चैलेंज कर सकता है, शादी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो ये शून्यकरणीय बातें अगर आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। ठीक है, यह शादी तब तक वैध मानी जाएगी जब तक कि पीड़ित पक्ष खुद कोर्ट जाकर इसे रद्द न करवा दे। ठीक है, यहाँ पीड़ित पक्ष के पास विकल्प है कि वह शादी को जारी रखना चाहता है या नहीं। ठीक है, दंडनीय विवाह भाई, शादी मान्य है पर सजा मिलेगी। आइए देखते हैं क्या। लेखक एक बहुत जरूरी बात कह रहा है, कभी कभी कुछ कमियां होने के बाद भी कानून शादी को न तो शून्य मानता है और न ही शून्य करणीय। यदि शादी के लिए तय न्यूनतम उम्र का पालन नहीं हुआ है, ठीक है, अब न्यूनतम उम्र जो 18 है उससे कम है, लड़की की 21 है उससे कम है, 18-21 का मेल, 18-21, 18 लड़के और 21 पुरुष। कानून ऐसी शादी को मान्यता देता है, लेकिन जो लोग ऐसी शादी करवा रहे हैं या कर रहे हैं उन्हें जुर्माना या जेल सजा दे सकता है। तो शादी शून्य नहीं होगी इसमें, लेकिन सजा मिलेगी भाई। शादी मान्य रहेगी पर सजा मिलेगी। आइए आगे चर्चा करते हैं। जैसे बाल विवाह तो उनमें सजा मिलेगी लेकिन शादी तो क्या रहेगी? वैध रहेगी भाई। आगे चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक टिप्पणी में लेखक यह भी कह रहा है कि हमने यहाँ शून्य और शून्यकरणीय वाला वर्गीकरण अंग्रेजों से लिया है। वे कहते हैं कि, यानी कि अंग्रेज क्या कहते हैं इस बारे में शून्य और शून्यकरणीय में? वे कहते हैं कि यह वर्गीकरण इंग्लैंड के पुराने धार्मिक अदालतों के समय का है, और दुख की बात यह है कि हमने इसे बिना इसके दोषों को हटाए वैसा का वैसा अपना लिया। ठीक है, शून्य विवाह का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, शून्य विवाह का सरल अर्थ क्या है? तो ये बोला जाता है कि लेखक कह रहा है कि जो ये शून्यकरणीय और शून्य विवाह जो है अंग्रेजी विधि से लिए गए हैं और वह हमने वैसे के वैसे यहाँ पे क्या कर लिए? अपना लिए। ठीक है, शून्य विवाह का सरल अर्थ, इसे सिर्फ इसलिए विवाह कहा जाता है क्योंकि लोगों ने शादी की रस्म रिवाजों अनुष्ठाने पूरे कर लिए। ठीक है भाई, तो इसे शून्य विवाह, अब शून्य विवाह बोल दिया तो शून्य विवाह है क्या? तो लोगों ने क्या कर लिया भाई? शादी के रस्म रीति रिवाज पूरे कर लिए, अनुष्ठान पूरे कर लिए। लेकिन कानून की नजर में यह शादी कभी हुई ही नहीं। कानून ये बोलता है कि शादी हुई ही नहीं कभी। अगर भाई बहन शादी की रस्म पूरी कर ले तो भी वे कानूनन पति पत्नी नहीं बन सकते भाई।
ठीक है, ये शादी कानून की नजर में क्या शून्य है। वैध विवाह बनाम शून्य विवाह। वैध विवाह, इसमें पति पत्नी का दर्जा मिलता है, उनके बीच कानूनी अधिकार और कर्तव्य पैदा होते हैं और उनसे पैदा हुई संतान क्या है भाई, वैध है भाई। ठीक है। शून्य विवाह, इसमें पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता या कानूनी दर्जा नहीं बनता भाई, और कानूनी दर्जा ही नहीं बनता तो संतान जो है वो वैध नहीं मानी जाएगी। शून्य विवाह के परिणाम अधिकारों का न होना भाई। ठीक है, शून्य विवाह के परिणाम क्या होंगे। शून्य विवाह परिणाम तो ये है कि अधिकार ही नहीं है आपके पास शादी का, यह रिश्ता कानूनी नहीं है भाई, इसलिए इसके कुछ बड़े प्रभाव होते हैं। क्या प्रभाव है। दूसरा विवाह भाई, अगर इसमें से कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे द्वि विवाह का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहली शादी क्या है भाई, शून्य है, तो पहली शून्य है तो दूसरे का द्वि विवाह क्यों माना जाएगा। ठीक है, तो द्वि विवाह नहीं माना जाएगा। मानहानि भाई, यदि पति को कोई रखेल कहे, सॉरी यदि पत्नी को कोई रखेल कहे तो वह मानहानि का केस नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि शादी पहले से ही शून्य है वो, क्योंकि कानूनन वे पति पत्नी है ही नहीं, तो क्या है, मानहानि का केस नहीं बनेगा। अधिकार और कर्तव्य भी, इस स्थिति में पति पत्नी के बीच कोई कानूनी अधिकार या जिम्मेदारी नहीं होती भाई, क्योंकि शादी शून्य है। आइए आगे चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण अपवाद देखते हैं कुछ, यहां कुछ खास बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। संतान की स्थिति क्या होती है भाई शून्य में। आइए देखते हैं संतान, शून्य विवाह में संतान की स्थिति। शून्य विवाह से पैदा हुई संतान को पहले अधर्मज माना जाता था भाई। ठीक है भाई, ये मैंने पहले बता दिया, पहले अधर्मज माना जाता था, लेकिन धारा 16 के कारण 1955 वाली धारा भाई। ठीक है, अब हिंदू कानून में ऐसी संतान को वैध माना जाता है, क्योंकि संतान की क्या गलती थी उसमें। अब धर्मज माना जाता है उसको, अधर्मज नहीं माना जाता, धर्मज यानी कि वैलिड माना जाता है। ठीक है, वैध माना जाता है संतान को। विवाह शून्य है, अगर संतान हो गई तो वो वैध संतान मानी जाएगी। भरण पोषण, वैसे तो शून्य विवाह में भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कुछ खास प्रावधान है जिसके तहत कोर्ट से भरण पोषण की मांग की जा सकती है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, शून्य विवाह का एक ऐसा रिश्ता है, शून्य विवाह एक ऐसा रिश्ता जो कानून कभी भी शादी के रूप में स्वीकार नहीं करता। कोई भी व्यक्ति इसे शून्य मानकर चल सकता है या इसे शून्य घोषित कराने के लिए कोर्ट में केस कर सकता है। ठीक है, अदालत शादी को शून्य नहीं मानती। ठीक है, अदालत जो है शादी को शून्य नहीं मानती, अदालत सिर्फ इस बात पर अपनी मोहर लगाती है कि शादी पहले से ही शून्य थी। इसे 3 पॉइंटों से समझते हैं। ठीक है, तो अदालत शादी को शून्य नहीं मानती जब तक आप अदालत नहीं जाते। ठीक है, अदालत केवल इस बात पर मोहर लगाती है, किस बात पर, कि क्या है, सिर्फ इस बात पर मोहर लगाती है कि शादी पहले से ही शून्य थी। ठीक, शादी का जन्म ही गलत था भाई, तो 3 पॉइंट देखते हैं। पहला तो शादी का जन्म ही गलत था, शादी हुई गलती। शून्य विवाह भाई, शून्य विवाह के मामले में गलती इतनी बड़ी होती है जैसे संपीड़न रिश्तेदार या पहले से ही वैवाहिक होना भाई। ठीक है, अगर पहले से कोई विवाहित तो वो शादी कर लेता है, या संपीड़न रिश्तेदार हो शादी कर लेते हैं, तो शादी पहले से सुने कि वह शादी कानून की नजर में शुरुआत में ही क्या होती है भाई, खत्म मानी जाती है। ठीक है भाई, अदालत का काम, पहला पॉइंट देख लिया, अदालत का काम क्या है, घोषणा करना भाई। जब आप ऐसी शादी के लिए अदालत जाते हैं तो जज साहब यह नहीं कहते कि आज से मैं तुम्हारी शादी को शून्य करता हूं, बल्कि जज साहब यह कहते हैं कि चूंकि इस शादी में कानून के नियमों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए यह शादी पहले दिन से ही अवैध या शून्य थी भाई। अदालत सिर्फ उस पुरानी सच्चाई की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो पुरानी सच्चाई की अदालत क्या करती है, घोषणा करती है।
बात नंबर 2 देख ली हमने। अब बात नंबर देखते हैं 3, अदालत की डिग्री का महत्व क्या है। भले ही शादी कानूनन पहले से ही शून्य है, लेकिन समाज और कागजों में इसे साबित करने के लिए अदालत की डिग्री जरूरी होती है। ठीक है, यह डिग्री एक सबूत का काम करती है कि अब यह रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो चुका है और कानूनी रूप से इसका कोई वजूद नहीं है। उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे कोई नकली नोट हो, वह नकली नोट छपने से पहले दिन से ही क्या है, नकली था। ठीक है भाई। अब अगर आप बैंक जाते हैं और बैंक का अधिकारी उस पर नकली की मोहर लगा देता है, तो बैंक ने उसे नकली नहीं बनाया, बल्कि उसने सिर्फ यह घोषणा की है कि वह तो पहले से ही नकली था। ठीक इसी तरह शून्य विवाह कानून की नजर में जन्म से ही क्या है, नकली होता है। अदालत तो बस उस पर अपनी कानूनी मोहर लगाती है भाई, ये बात ध्यान रखना भैया। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 क्या कहती है भाई, ध्यान रखना भाई। धारा 11 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 धारा 11 के तहत शून्य विवाह को चुनौती देने के नियमों को बहुत, तो धारा 11 में जो है, जो शून्य विवाह है उसके नियमों को चुनौती देने के लिए बात कही गई है। आइए क्या दे रखा धारा 11 में, याचिका कौन लगा सकता है भाई। इस धारा के तहत याचिका केवल विवाह करने वाले पति पत्नी पक्षकार ही लगा सकते हैं शून्य विवाह की भाई। ठीक है भाई, कौन लगा सकते हैं, पक्षकार लगा सकते हैं, पति पत्नी। कोई तीसरा व्यक्ति जैसे पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदार यह याचिका नहीं लगा सकता। बात नंबर 2 पॉइंट है। ठीक है, पहली पत्नी का मामला, अगर पहले पत्नी है कोई और शादी कर ली है तो शादी तो शून्य होगी। उसके मामले में क्या बात होगी, अगर किसी पुरुष ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी कर ली है तो दूसरी पत्नी धारा 11 के तहत कोर्ट जा सकती है कि मेरे होते हुए इन्होंने कैसे शादी कर ली। ठीक है, धारा 11 के तहत जा सकती है। लेकिन पहली पत्नी इस धारा के तहत याचिका नहीं लगा सकती। पहली पत्नी को अगर दूसरी शादी को चुनौती देनी है तो वह विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत सिविल कोर्ट में जाकर घोषणात्मक वाद दायर कर सकती है। पॉइंट ध्यान रखना भाई, क्या है, अगर किसी पुरुष ने अपनी पहली पत्नी के रहते हुए, यानी कि पहली पत्नी है उसकी, और दूसरी शादी कर ली तो दूसरी पत्नी धारा 11 के तहत कोर्ट जा सकती है भाई। पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है भाई, तो क्या पहली पत्नी भी जा सकती है, लेकिन पहली पत्नी इस धारा के तहत याचिका नहीं लगा सकती धारा 11 के तहत। ध्यान रखना भाई, क्यों नहीं लगा सकती, पहली पत्नी को अगर दूसरी शादी को चुनौती देनी है तो वह कैसे चुनौती देगी उसको, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत सिविल कोर्ट में जाकर घोषणात्मक वाद दायर कर सकती है दूसरी पत्नी। ध्यान रखना, पहली पत्नी सॉरी, लेकिन दूसरी पत्नी है वो तो धारा 11 के तहत लगा सकती है, लेकिन दूसरी पत्नी, पहली पत्नी नहीं लगा सकती। पहली पत्नी तो कैसे लगाएगी, विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के तहत। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। क्या याचिका मरने के बाद लगाई जा सकती है, नहीं भाई, याचिका केवल जीवित व्यक्ति रहते ही लगाई जा सकती है। यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा पक्षकार याचिका नहीं लगा सकता, क्योंकि मरने की बात तो वैसे ही आ जाती है। सिविल कोर्ट की शक्ति क्या है इस मामले में, अगर कोई व्यक्ति किसी भी विवाह को अवैध या शून्य घोषित करवाने के लिए सिविल कोर्ट में केस करता है तो हिंदू विवाह अधिनियम का कोई भी नियम उसे ऐसा करने से नहीं रोकता। यानी सिविल कोर्ट में जाने का रास्ता हमेशा खुला है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह मामला एक कानूनी उदाहरण है जो यह समझाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी को शून्य घोषित करवा सकता है, यानी कि कैसे एक व्यक्ति
अपनी दूसरी शादी को शून्य घोषित करवा सकता है? आइए देखते हैं मामले की स्थिति। एक पुरुष ने एक महिला से शादी की, ठीक है भाई, महिला से शादी कर ली। बाद में पता चला कि वह महिला पहले से ही विवाहिता थी भाई, पहले से उस महिला का विवाह हुआ था और उसका पहला पति उस समय जीवित था भाई। दो तर्क मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए। कानूनी तर्क क्या? महिला का स्वीकार करना। महिला ने खुद भी माना कि उसका पहला पति जीवित है, मान लिया भाई महिला ने। सबूतों की कमी आ गई। अब महिला ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया कि उसका पहला विवाह पहले ही कानूनी रूप से टूट चुका है। तो इसका मतलब विवाह नहीं टूटा था पहला वाला, तालाक हो चुका है, तो ये कोई सबूत ही नहीं दिया, तो पहला विवाह नहीं टूटा था। उसने यह भी नहीं बताया कि क्या उसकी कोई ऐसी पुरानी परंपरा है जिसके जरिए तलाक हो सकता है, तो ये भी नहीं बताया। कोई तलाक हुआ ही नहीं होगा। परिणाम क्या हुआ भाई? चूंकि पहला विवाह अभी भी कानूनी रूप से अस्तित्व में था, इसलिए महिला का दूसरी बार शादी करना कानून की नजर में गलत है भाई, ध्यान रखना। तो शून्य है। अदालत का फैसला क्या है इस केस में? अदालत ने यह तय किया कि दूसरा पति यह मांग करने का पूरा हकदार है कि उसकी इस शादी को अकृत और शून्य घोषित किया जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी व्यक्ति को अपनी शादी के बाद यह पता चलता है कि उसके जीवन साथी ने पिछले विवाह को खत्म किए बिना ही उससे शादी कर ली है, तो वह कानूनन कोर्ट से यह कह सकता है कि यह शादी कभी हुई नहीं, इसे शून्य घोषित करो। ठीक है, तो ये जो आज हमने देखी शून्य विवाह के बारे में हमने चर्चा की, और क्लास जो थी हिंदू विधि की पहली जो क्लास मान सकते हैं आप इसको, जो पूर्ण विस्तार के साथ थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आप सबको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।